ये जो वीडियो होने वाली है वो बेसिकली रॉबर्ट कियोसाकी की जो बुक्स है, मेनली मैंने अभी 3 बुक पढ़े हैं, तो मैं 3 बुक्स के बारे में आपको थोड़े जो मेन लेसन है उसके बारे में बता चाहता हूँ। जो लोग नहीं जानते हैं रॉबर्ट कियोसाकी को, मैं बता देता हूँ। वो एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने 3 से 4 बार बिजनेस किया है, 3 से 4 बार वो फेल हुए, फिर बाद में वो रियल एस्टेट पे घुसे। तो रियल एस्टेट में जब उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया और फिर उन्होंने ये बुक लिखी कि उन्होंने कैसे ये सब किया है, आज वो मल्टी मिलियनर है। तो इनकी जो नॉलेज है आप इसको स्किप नहीं कर सकते। तो अगर मैं बात कर लूँ पहले बुक की, तो वो है रिच डैड पुअर डैड, जो कि सबसे फेमस बुक है। ओके, अगर आपने वो नहीं पढ़ी तो आज पढ़ना तो जरूर यार, ये बुक बहुत ज्यादा सही है। अगर आपको खरीदना है ये जो तीनों बुक, तो ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। तो पहला बुक है रिच डैड पुअर डैड, जो कि बेसिकली फोकस है एसेट एंड रिलायबिलिटी के ऊपर। अब मैं आपको बताता हूँ, आप जो भी अभी आपको डेफिनेशन याद है एसेट रिलायबिलिटी के बारे में, वो सब भूल जाओ। एसेट मतलब क्या होता है? एसेट मतलब जिस चीज के लिए आपको पैसे मिलते हैं, और रिलायबिलिटी वो चीज होती है जिससे आपको पैसे देने पड़ते हैं। अब मैं आपको बात बताऊं, अगर आप अपने घर को देखोगे, आप जिस घर पे रहते हो, वो एक्चुअली आप सोचोगे कि वो एक एसेट है, बट एक्चुअली नहीं, वो एक एसेट नहीं है। क्योंकि एक इसका बहुत बड़ा रीजन है, जो आपका जो घर है वो बिजली का बिल, फिर अलग मेंटेनेंस चार्ज आता है, फिर उसका डेकोरेशन, वो सब ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ फर्नीचर का हो गया तो कुछ नल वल टूट गया तो उसका रिपेयर में आ जाता है। तो ये आपके जेब से पैसा निकाल रहा है। अगर आप वही घर को रेंट पे देते हो तो वही घर आपका एक एसेट बनता है। तो मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट एसेट और लिएबिलिटी दोनों बन सकता है। और अगर मैं वापस बात करूँ, एक कार, अगर आप कार लेते हो पर्सनल यूज के लिए, नथिंग एल्स, तो वो आपके लिए लिएबिलिटी, उसका पेट्रोल का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, ब्ला 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 सब आता रहता है। और अगर आप वही कार को रेंट पे देते हो तो वही कार आपके लिए एक एसेट बनती है। दूसरी बुक है वो है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। तो ये जो कैश फ्लो क्वाड्रेंट है, उसमें 4 चीजें आती है, ठीक है, याद रखना। ESBI, ई मतलब एम्प्लॉय। अगर मैं आपको बोलूं, अगर आप किसी के लिए काम करते हो, किसी और के लिए काम करते हो, तो आप एक एम्प्लॉय हो। मतलब एम्प्लॉय मतलब वो सैलरी पे रहता है। ओके, आप ऐसा समझो, कोई कंपनी में काम करो तो आप एक एम्प्लॉय हो। सेकंड है S मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब आप अपने आप को जॉब देते हो, जैसे डॉक्टर हो गए, फिर कोई भी शॉपकीपर्स हो गए, वो किसी और के लिए काम नहीं कर रहे, वो खुद के लिए काम कर रहे हैं, तो वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड है। और तीसरा है बिजनेस ओनर। अब बिजनेस ओनर क्या होता है? लोग इसे गलत इंटरप्रेट करते हैं। बिजनेस ओनर एक ऐसा ओनर होता है जो अपने बिजनेस के अंदर काम नहीं करता, वो बिजनेस के बाहर काम करता है, वो बिजनेस के ऊपर काम करता है। जैसे अंबानी, ठीक है, अंबानी एक बिजनेस ओनर है। क्यों? क्योंकि बिजनेस जो अंबानी है वो अपने अंदर, जो रिलायंस के अंदर है, वो इंजीनियरिंग का सब काम नहीं करते, वो बिजनेस का ऊपर काम करते हैं। मतलब इस बिजनेस को कैसे एक्सपांड करना है। और मैं एक और बात बताऊं, बिजनेस ओनर जब भी बनोगे, जब आप अपने बिजनेस में एक सिस्टम बनाओगे और उस सिस्टम में आपकी जरूरत नहीं होगी। चौथा है I, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या होता है? एक इन्वेस्टर एक ऐसा जन है जो पैसे से पैसा कमाता है। स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, या फिर कोई भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो, या फिर गोल्ड हो गया, फिर रियल एस्टेट हो गया, वो सब इन्वेस्टिंग के कैटेगरी में आ गया। तो बेसिकली मुद्दा मामला ये है, आपका जो E है उसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि आप टाइम से पैसा कमाओगे, टाइम को ट्रेड करके आप पैसा ले रहे हो, जिसका मतलब ये है आप लिमिटेड पैसा कमाओगे। दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड एक ऐसा बंदा है, वो भी टाइम जितना काम करेगा, जितना टाइम देगा, वो भी उतना पैसा कमाएगा। बिजनेस ओनर ऐसा नहीं है। बिजनेस ओनर 2 चीजों को यूज करता है, वो है OPM एंड OPT। OPM मतलब अदर्स पीपल मनी, वो दूसरों का पैसा लाके बिजनेस में डालता है, और OPT मतलब अदर्स पीपल टाइम, वो दूसरों को हायर करके फिर सिस्टम बनाता है। चौथा है वो है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में क्या? पैसे से पैसा बनता है, आपके लिए पैसा काम करता है। तो ये चारों का फंडा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बुक में। तीसरी बुक की बात करूं जो मैं अभी रिसेंटली पढ़ा है, रिटायर यंग रिटायर रिच। रिटायर यंग रिटायर रिच का क्या फंडा है मैं आपको बताता हूँ। देखो, रिटायर यंग रिटायर रिच में इसमें ज्यादातर लेवरेज के बारे में बात किया। लेवरेज मतलब आपका लेवरेज ऑफ माइंड, आपका पहले माइंडसेट बदलना पड़ेगा, आपका जो रियलिटी है। अभी उसमें एक बुक में 2 चीज के बारे में बताया, एक कॉन्टेक्स्ट और एक कंटेंट। कंटेंट तो आपके पास बहुत सारा है, बट अगर आपका कॉन्टेक्स्ट अच्छा नहीं है तो प्रॉब्लम है। कॉन्टेक्स्ट मतलब आपके पास एक फिक्स्ड माइंडसेट है, मतलब आपको कोई आके बोल दिया इंजीनियर में रहो बेटा, इंजीनियर बड़ा स्कोप है, इंजीनियरिंग आपके इंजीनियरिंग बैठ जाएगा। अब जब आपको कोई बोले बेटा बिजनेसमैन है ना, वो बहुत सही है, लेकिन आपके दिमाग में रहेगा इंजीनियरिंग, आप एक खुले दिमाग से नहीं सोचोगे, आप एक बार सोचने की कोशिश भी नहीं करोगे कि बिजनेसमैन होता क्या। मैं इंजीनियरिंग को नहीं कर रहा, और ये एक ऐसा माइंडसेट हो गया स्पेशली इंडियन सोसाइटी में। तो हमको हमारा जो रियलिटी है उसको हमको बड़ा करना है, हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है उसको बड़ा करना है। कॉन्टेंट है बट हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है वो मेन काम करता है। अगर आप अपने कॉन्टेक्स्ट को, अपने रियलिटी को ओपन रखोगे ना, तब आप हर एक चीज को देखोगे, हर एक चीज को एनालाइज कर पाओगे, और आप इस रैट रेस से बाहर निकल पाओगे। उस बुक में बहुत कुछ पता है, जो कि लेवरेज ऑफ पेपर स्टॉक्स क्या है, लेवरेज ऑफ
रियल एस्टेट का कैसे हम लेवरेज उठा सकते हैं। तो ये जो टॉपिक्स है मैं अभी आपको नहीं बता सकता, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर आप चाहते हो तो मैं इसके ऊपर पूरी डिटेल वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो हाँ, अगर आपको ये तीनों बुक पढ़नी है तो नीचे आके यार देखो, देखने में क्या जाता है। तो अगर आपको लेवरेज लेना है आज के डेट में, तो आप AI को कैसे यूज करके अपना प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो, तो आप ये ब्लू वाली वीडियो देखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। कोहान गहलोत साइनिंग ऑफ।